हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपने इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे 8 अप्रैल 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से लिए गए जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए राजा रवि वर्मा के द्वारा एक चित्र जो बनाया गया है और इस चित्र के बारे में मैं आपको बताऊंगा पॉइंट। साथ ही साथ मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। जैसे आप अपने घर में देखते हैं जो देवी देवताओं के चित्र देखते हैं या फिर मार्केट में जब आप कैलेंडर खरीदने जाते हैं तो देवी देवताओं के चित्र देखते हैं, तो वो जो चित्र होते हैं ना, फोटोज होते हैं, आर्ट्स होते हैं, सबसे पहले बनाने का कार्य देखा जाए तो जिस तरीके से मूर्त रूप में आज देवी देवताओं के चित्र आप देखते हैं, उन चित्रों को बनाने का कार्य किया था रवि वर्मा ने। ठीक है। और वहीं से प्रेरित होकर अब तो एआई का जमाना आ गया, जिस तरीके से आप चाहें उस तरीके से चित्र बना सकते हैं, लेकिन पेंटिंग्स के माध्यम से सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए राजा रवि वर्मा जो थे उन्हीं के द्वारा जो देवी देवता थे उनके देवी देवताओं का चित्रण करना प्रारंभ किया गया था। और अब उनकी एक चित्र है यहाँ पर, ये चित्र आप देख सकते हैं, ये जो चित्र यहाँ पर लगाई गई है ये वो पेंटिंग है। ये पेंटिंग देखा जाए सबसे महंगी जो मॉडर्न आर्ट्स में सबसे ज़्यादा मूल्य में बिकने वाली पेंटिंग्स बन गई है। ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे 8 अप्रैल 2026 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आइए एक एक कर चर्चा करते हैं। सबसे पहले उसी पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे जहां से हमने अपनी बातों को स्टार्ट की है। राजा रवि वर्मा की पेंटिंग यशोदा और कृष्ण ने बनाया नीलामी में नया रिकॉर्ड। ठीक है। यहाँ पर देखा जाए जो राजा रवि वर्मा थे इनके द्वारा जो पेंटिंग है यशोदा और कृष्ण, इनकी जो पेंटिंग है उसकी नीलामी हुई और यहाँ पर देखा जाए एक नया रिकॉर्ड बना है। चर्चा करते हैं। प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार राजा रवि वर्मा की कृति यशोदा और कृष्ण हाल ही में सेफ्रॉन आर्ट, ठीक है, सेफ्रॉन आर्ट की नीलामी में 167.2 करोड़ रुपए में बिककर भारतीय कला इतिहास की सबसे महंगी पेंटिंग्स में शामिल हो गई है। ठीक, कितने बिकी है? 167.2 करोड़ रुपए में बिकी है ये पेंटिंग। अब यहां पर देखा जाए इस पेंटिंग को खरीदा किसने है, तो पेंटिंग को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के फाउंडर साइरस एस पूनावाला ने सैफ्रॉन आर्ट स्प्रिंग लाइव एंड ऑनलाइन ऑक्शन में खरीदा है। ठीक है। तो किसने खरीदा है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो फाउंडर है, नाम क्या है इनका? साइरस एस पूनावाला। ठीक है, इन्होंने पेंटिंग खरीदी है। देखा जाए तो यशोदा और कृष्ण ऑयल पेंटिंग ऑक्शन में बिकी मॉडर्न आर्ट की सबसे महंगी पेंटिंग हो गई है। इससे पहले देखा जाए, इससे पहले तक सबसे महंगी पेंटिंग कौन सी थी अभी तक? तो एम एफ हुसैन की यहां पर देखा जाए अनटाइटल्ड ग्राम यात्रा जो थी ये बिकी थी। कितने में बिकी थी? 118 करोड़ रुपए में देखा जाए इसकी नीलामी हुई थी। ठीक है। तो एम एफ हुसैन की पेंटिंग को यहाँ पर जो राजा रवि वर्मा की पेंटिंग है उसने पीछे छोड़ दिया है और ये पेंटिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है वो पेंटिंग। ठीक, चलिए चर्चा करते हैं। 29 अप्रैल 1948 को केरल के किरीमानूर में जन्मे राजा रवि वर्मा को भारतीय कला में यूरोपीय यथार्थवाद और भारतीय पौराणिक विषयों के अनूठे संगम के लिए जाना जाता है। यहाँ पर देखा जाए उन्होंने भारत में ऑयल पेंटिंग तकनीकी को लोकप्रिय बनाया था और 1994 में महाराष्ट्र में लिथोग्राफिक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कर कला का लोकतांत्रिकरण भी किया था। ठीक है। देखा जाए तो कला के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 1904 में उन्हें ब्रिटिश सरकार के द्वारा कैसर हिंद का पदक भी सम्मानित किया गया था, कैसर हिंद से इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है। तो राजा रवि वर्मा जो थे उनकी उत्कृष्ट कला में योगदान के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा कैसर हिंद का उपाधि भी प्रदान किया गया था। चलिए आगे देखते हैं उनकी अन्य प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं। शकुंतला उनकी अन्य प्रमुख कृति है। नायर लेडी उनकी प्रमुख कृति है। श्री राम द्वारा समुद्र विजय ये उनकी प्रमुख यहां पर देखा जाए जो कलाकृति है। ठीक है, जो भारतीय कला पुनर्जागरण का प्रतीक भी मानी जाती है। तो यहां पर राजा रवि वर्मा के बारे में भी हमने चर्चा की और इनकी जो पेंटिंग है यशोदा और कृष्ण, ठीक, इसके बारे में भी चर्चा की। ठीक है। और साथ ही साथ अब तक इससे पहले जो सबसे महंगी पेंटिंग थी उसके बारे में देखा, एम एफ हुसैन की पेंटिंग थी अनटाइटल्ड ग्राम यात्रा। चलिए आगे देखते हैं। अगली खबर क्या है? प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक 2026। अब ये जो प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक 2026 है ये कब से कब तक मनाया गया? तो यहां पर देखा जाए 1 से 7 अप्रैल तक। ठीक है। भारत में प्रतिवर्ष 1 से 7 अप्रैल तक प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक यानी कि अंधत्व निवारण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है और इसका आयोजन दृष्टि हानि के प्रति जागरूकता फैलाने और नियमित नेत्र जांच को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। यानी कि देखा जाए जो दृष्टि हानि होती है, लोगों की धीरे धीरे आंखों की रोशनी चली जाती है, उसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए और नियमित जांच जो नेत्र जांच होता है उसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर देखा जाए तो प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक मनाया जाता है। ठीक, और कब से कब तक? 1 से 7 अप्रैल तक। ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं। इस अभियान का मुख्य नेतृत्व नेशनल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस इंडिया के द्वारा किया जाता है, जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वैच्छिक संस्था है। यहां पर देखा जाए
नेशनल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस इंडिया की स्थापना वर्ष 1960 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत की गई थी, जिसके मुख्य संरक्षक पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, यहां पर देखा जाए संस्था के प्रथम अध्यक्ष तत्कालीन केंद्रीय मंत्री जो राजकुमारी अमृत कौर थी वो थी। ठीक है, तो यहां पर ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। संस्था की प्रथम अध्यक्ष तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर थी, जिन्होंने देश में नेत्र देखभाल सेवाओं की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए आगे देखते हैं। यह संगठन वर्तमान में रोटरी इंटरनेशनल और साइट सेवर्स जैसे संस्थाओं के साथ मिलकर नेत्र देखभाल की पहुंच को बेहतर बनाने में मदद करती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, लेकिन आपको महत्वपूर्ण ये हो जाता है प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक कब मनाया जाता है, ये पॉइंट याद रखिएगा जरूर से। ठीक है, और यहाँ पर देखा जाए जो नेशनल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस इंडिया है, इसकी स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी, तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में की गई थी 1960 में। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पर देखा जाए राजकुमारी अमृत कौर इसकी प्रथम अध्यक्ष थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विकास और शांति हेतु अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस 2026। अब ये जो देखा जाए जो अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस होता है विकास और शांति के लिए, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, यहाँ पर देखा जाए ये कब मनाया जाता है, तो हर साल जो 6 अप्रैल का दिन होता है, 6 अप्रैल का दिन जो होता है इसको हर साल विकास और शांति हेतु अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर चर्चा करते हैं। प्रतिवर्ष 6 अप्रैल को वैश्विक स्तर पर विकास और शांति हेतु अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य शांति और मानवाधिकार तथा सतत विकास को बढ़ावा देने में खेल की भूमिका को रेखांकित करना है। यहाँ पर चर्चा करें वर्ष 2026 के लिए इस दिवस का निर्धारित थीम क्या है, स्पोर्ट्स बिल्डिंग ब्रिजेस ब्रेकिंग बैरियर्स। ठीक है, ये थीम याद रखिएगा, स्पोर्ट्स बिल्डिंग ब्रिजेस ब्रेकिंग बैरियर्स, यहाँ पर इसका थीम रखा गया है। चर्चा करें, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 23 अगस्त 2013 को एक प्रस्ताव पारित कर इस दिवस की घोषणा की थी, जिसे पहली बार 6 अप्रैल 2014 को मनाया गया था। अब यहाँ पर 6 अप्रैल का जो तिथि होता है ये विशेष महत्व इसलिए रखता है क्योंकि देखा जाए इसी दिन 1896 में एथेंस में पहली बार आधुनिक ओलंपिक खेलों का उद्घाटन हुआ था। यानी कि जो आधुनिक खेल पहली बार खेले गए थे एथेंस में खेले गए थे 1896 में, और पियरे डी कुबर्टिन, ठीक है, एक नाम याद रखिएगा, जो आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक किसको कहा जाता है, तो आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक कहा जाता है पियरे डी कुबर्टिन को। ठीक है, और पियरे डी कुबर्टिन के नेतृत्व में देखा जाए 1896 में एथेंस में 6 अप्रैल के दिन ही पहली बार देखा जाए आधुनिक ओलंपिक खेलों का उद्घाटन हुआ था। और इसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए देखा जाए तो शांति और विकास हेतु अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस हर साल 6 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक, 6 अप्रैल को मनाया जाता है। पहली बार यहां पर देखा जाए 2014 में सेलिब्रेट किया गया था, 2013 में 23 अगस्त 2013 को यहां पर देखा जाए तो यहां पर जो यूएन है UNGA उसके द्वारा एक प्रस्ताव पारित कर इस दिवस की घोषणा की गई थी। इस वैश्विक आयोजन को स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा सक्रिय समर्थन प्रदान किया जाता है। आगे देखते हैं, वस्त्रों की घरेलू मांग पर रिपोर्ट मार्केट फॉर टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग 2024 जारी की गई है। ठीक है, अब यहां पर देखा जाए जो केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय है, केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट का नाम क्या है, मार्केट फॉर टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग 2024। ठीक है, इस रिपोर्ट के बारे में आइए चर्चा करते हैं। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने नई दिल्ली में घरेलू वस्त्र मांग पर आधारित अध्ययन रिपोर्ट मार्केट फॉर टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग नेशनल हाउस होल्ड सर्वे 2024 के आधिकारिक तौर पर इसको लॉन्च किया है। यहां पर देखा जाए इस सर्वेक्षण का आयोजन वस्त्र समिति के द्वारा किया गया, जो नीति निर्माताओं और उद्योग जगत के लिए विकास रणनीति बनाने हेतु एक महत्वपूर्ण संदर्भ के रूप में कार्य करता है। चर्चा करें, रिपोर्ट के अनुसार वस्त्र की कुल घरेलू मांग वर्ष 2010 में 4.89 लाख करोड़ से बढ़कर 2024 में 14.95 लाख करोड़ रुपए हो गई है। और आपको पता होगा कि जो टेक्सटाइल क्षेत्र है, टेक्सटाइल क्षेत्र भारत में रोजगार देने के मामले में अव्वल है। ठीक है, और उस दृष्टिकोण से ये रिपोर्ट भी आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ देखा जाए जो 2010 से 2024 के बीच में वृद्धि हुई है कितनी हुई है, तो यहां पर देखा जाए 8.3 की वार्षिक चक्रवृद्धि दर को दर्शाता है। चर्चा करें आगे, विशेष रूप से घरेलू मांग जो हाउस होल्ड डिमांड है, इसमें बड़ी वृद्धि देखी गई है, जो इसी अवधि के दौरान 14.18 लाख करोड़ से बढ़कर 8.77 लाख करोड़ तक हो गया है। लोगों की बढ़ती आय के कारण प्रति व्यक्ति वस्त्र की मांग जो है, यानी कि जो प्रति व्यक्ति वस्त्र की मांग कितना हो गया है, पहले कितना था, यहां पर देखा जाए तो 2010 के आसपास ये लगभग 2119 रुपए था। ठीक है, 2119 रुपए था,
जो अब बढ़कर लगभग कितना हो गया है 2024 में, तो ये बढ़कर हो गया 6,066 रुपए। यानी कि साल भर में एक व्यक्ति को कपड़े के पीछे, औसत कपड़े के पीछे देखा जाए, पूरे यहां पर औसत की बात की जा रही है कि प्रति व्यक्ति की बात, ठीक है। अब कोई व्यक्ति ऐसा है कि वो जारा के कपड़े पहन रहा है, फिर उसके बाद में देखा जाए अरमानी एक्सचेंज के कपड़े पहन रहा है, तो उसकी बात नहीं की जा रही है, लेकिन औसतन बात की जा रही है कि एक व्यक्ति है जो अफोर्ड कर सकता है, यूएस पोलो को भी अफोर्ड कर सकता है, तो औसत प्रति व्यक्ति की बात देखा जाए तो 6,066 रुपए हो गई है 2024 में बढ़कर, ठीक है, जिसमें 8.6% की वार्षिक वृद्धि देखी गई है। चलिए आगे देखते हैं। अमरावती आधिकारिक तौर पर आंध्र प्रदेश की स्थायी राजधानी घोषित हुई है। अब ये जो अमरावती है, इसको आधिकारिक तौर पर देखा जाए आंध्र प्रदेश की स्थायी राजधानी घोषित किया गया है। देखा जाए विधि और न्याय मंत्रालय ने संसद के दोनों सदनों द्वारा आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन अधिनियम 2026 के पारित होने और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद अमरावती को राज्य की एकमात्र राजधानी के रूप में अधिसूचित किया है। यानी कि जो आंध्र प्रदेश की राजधानी है, एकमात्र राजधानी कौन सी बन गई है? अमरावती बन गई है। इसके पहले आपने सुना होगा विशाखापत्तनम, फिर ठीक है अमरावती, हैदराबाद के बारे में चर्चा चलती रहती थी कि 3-3 राजधानियां होंगी, फिर कभी 2 राजधानियां होंगी। अब यहां पर देखा जाए अधिकारिक रूप से एक ही राजधानी होगी, और राजधानी कौन सी होगी? अमरावती होगी। चलिए देखते हैं। आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार यह नया संशोधन अधिनियम 2 जून 2024 से प्रभावी होगा, जिससे अमरावती अब राज्य की स्थायी और विशेष राजधानी बन जाएगी। इस अधिनियम के माध्यम से आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 की धारा 5 के संशोधन किया गया है, जिसमें पहले हैदराबाद को 10 वर्ष के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की साझा राजधानी घोषित किया गया था। अधिनियम में अमरावती शब्द को शामिल करने से पिछली सरकार की 3 राजधानियों के प्रस्ताव, यानी कि जो पहली सरकार थी उसने कहा क्या था कि अमरावती विधायी राजधानी बनेगी, विशाखापट्टनम कार्यकारी राजधानी बनेगी, और जो कुर्नूल है ये न्यायिक राजधानी बनेगी, ठीक है। वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है, यानी कि अब देखा जाए ऑफिशियली केवल एक ही राजधानी होगी, अमरावती ही राजधानी होगी, ठीक। चलिए, और इसके पूर्व जब आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 आया था, जिसके माध्यम से तेलंगाना अलग राज्य बना था, उसमें कहा गया था कि अगले 10 वर्षों के लिए यानी 2024 तक जो हैदराबाद है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की राजधानी के रूप में कार्य करेगा। चलिए देखते हैं। यह ऐतिहासिक बदलाव राज्य के प्रशासनिक ढांचे में स्पष्टता लाएगा और संसदीय संप्रभुता के माध्यम से आंध्र प्रदेश के शहरी और विधायी विकास में एक महत्वपूर्ण दिशा भी प्रदान करेगा। आगे देखते हैं मेनका गुरुस्वामी के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है ये आपके मुख्य परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। यहां पर देखा जाए मुख्य परीक्षा GS1 जो सोसाइटी वाला टॉपिक है, वहां पर जो वंचित वर्ग, ठीक है, वंचित वर्ग वाला जो टॉपिक है उस दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये नाम याद रखिएगा, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। निबंध में अगर सवाल पूछा जाता है वंचित वर्ग से संबंधित तो वहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, और प्रीलिम्स के फैक्ट के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। यहां पर देखा जाए मेनका गुरुस्वामी राज्यसभा की पहली LGBTQ सदस्य बनकर इतिहास रच दिया इन्होंने, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेकर भारत की पहली LGBTQ+ सदस्य होने का ऐतिहासिक गौरव प्राप्त किया है। उन्हें तृणमूल कांग्रेस यानी कि TMC की ओर से देखा जाए तो राज्यसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार बनाया गया था, जिसके बाद उनकी जीत ने भारतीय विधायी प्रतिनिधित्व में समावेशिता का एक नया अध्याय जोड़ा है। मेनका गुरुस्वामी को विशेष रूप से धारा 377 को निरस्त कराने और LGBTQ+ अधिकारों के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने में उनकी प्रमुख भूमिका के लिए जाना जाता है, ठीक है। देखा जाए तो यह नियुक्ति भारतीय संसद में हाशिए पर रहने वाले समुदायों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सामाजिक समानता के दृष्टिकोण से एक अत्यंत महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। कलपक्कम में भारत के पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने हासिल किया क्रिटिकलिटी, ठीक है। यहां पर देखा जाए जो कलपक्कम में भारत के पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने क्या हासिल कर लिया है? क्रिटिकलिटी हासिल कर लिया है। चर्चा करते हैं। तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थित भारत के पहले स्वदेशी 500 मेगावाट इलेक्ट्रिक क्षमता वाले प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने 6 अप्रैल 2026 को पहली बार क्रिटिकलिटी हासिल कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज किया है। यहां पर देखा जाए क्रिटिकलिटी का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है कि एक नियंत्रित परमाणु विखंडन श्रृंखला प्रक्रिया के सफल शुरुआत, ठीक है, जो भारत में 3 चरणीय परमाणु कार्यक्रम में दूसरे चरण की मजबूती को दर्शाता है। अब यहां पर देखा जाए तो 3 चरणों में जो परमाणु विखंडन होता है, नियंत्रित परमाणु विखंडन, उसके दूसरे चरण के प्रतीक के रूप में क्रिटिकलिटी को माना जाता है। और यहां पर देखा जाए
भारत का पहला स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कलपक्कम में जो स्थापित किया गया था उसने क्रिटिकलिटी को पा लिया है आसानी से। ठीक है, चलिए देखते हैं। यह एक सोडियम कूल्ड पूल टाइप रिएक्टर है जिसे इंदिरा गांधी परमाणु ऊर्जा संस्थान, जो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा डिजाइन किया गया है और भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा संचालित किया जा रहा है। यहां पर चर्चा करें, रिएक्टर के प्रारंभिक चरण में यूरेनियम प्लूटोनियम मिक्स्ड ऑक्साइड ईंधन का उपयोग किया गया है, जिसमें रिएक्टर अपनी खपत से अधिक ईंधन का उत्पादन करने की क्षमता रखता है। यहां पर देखा जाए, इस तकनीक में रिएक्टर कोर के चारों ओर यूरेनियम 238 की परत होती है, जिससे तीव्र न्यूट्रॉन विखंडन योग्य ईंधन में बदल देता है। इस परिचालन के बाद भारत रूस के बाद वाणिज्यिक स्तर पर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर संचालित करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन जाएगा। यानी कि देखा जाए, जब पूर्ण परिचालन, अभी तो 2 चरण परिचालित हो गए हैं, जब पूर्ण परिचालन यानी कि 3 चरण परिचालित हो जाएगा तो भारत क्या है, भारत रूस के बाद वाणिज्यिक स्तर पर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर संचालित करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। जिंदल स्टेनलेस ने अभिनेता रणवीर सिंह को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अब ये पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए देखते हैं, और आज ये हमारे करंट अफेयर का अंतिम पॉइंट है। देखा जाए, भारत की अग्रणी स्टेनलेस स्टील निर्माता कंपनी जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड ने प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को, ठीक है, रणवीर सिंह को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। जैसे देखा जाए तो अजियो ने भी अपना ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह को नियुक्त कर रखा है। क्यों? धुरंधर मूवी आई हुई है और धुरंधर चल रही है, क्रेज को देखते हुए तो रणवीर सिंह को यहाँ पर बना दिया गया ब्रांड एम्बेसडर। देखा जाए, इस रणनीतिक साझेदारी का मुख्य उद्देश्य ब्रांड की दृश्यता को बढ़ाना है, आम जीवन व बुनियादी ढांचों में स्टेनलेस स्टील के महत्व के प्रति जागरूकता को फैलाना है। चर्चा करें, वर्तमान में जो जिंदल स्टेनलेस है, जिंदल स्टेनलेस की भारत, स्पेन, इंडोनेशिया सहित कुल 16 विनिर्माण इकाइयां हैं और 12 देशों में इसकी वैश्विक नेटवर्क फैला हुआ है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जिंदल स्टेनलेस ने किसे अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, रणवीर सिंह को बनाया है। चलिए अब चलते चलते कुछ प्रश्न है, इनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा की पेंटिंग यशोदा और कृष्ण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, कौन सा कथन सही है? यह पेंटिंग 200 करोड़ रुपए में बिकी है, इसे सैफ्रॉन आर्ट की नीलामी में बेचा गया है, इसे किरण नदान ने खरीदा है, और यह देखा जाए तो वाटर कलर पेंटिंग है। अब आपको बताना है कि ये कौन सा कथन इनमें से सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन कह रहा है यह हर वर्ष 1 से 7 अप्रैल तक मनाया जाता है। दूसरा है इसका आयोजन नेशनल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस इंडिया के द्वारा किया जाता है और इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। अब आपको बताना है कौन सा कथन सही है। केवल 1 और 2 सही है, केवल 2 और 3 सही है, केवल 1 और 3 सही है, या 1, 2, 3 तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? विकास और शांति हेतु अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा है यह 5 अप्रैल को मनाया जाता है। दूसरा, इसकी घोषणा यूनेस्को ने की थी। तीसरा, पहली बार 2014 में मनाया गया था, और यह केवल एशियाई देशों में मनाया जाता है। अब बताइए कौन सा कथन यहाँ पर सही है विकास और शांति हेतु अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस के संदर्भ में। चौथा सवाल है कि भारत के पहले प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है यह कलपक्कम में स्थित है, यह गैस कूल्ड रिएक्टर है, और तीसरा कह रहा है यह भारत के 3 चरणीय परमाणु कार्यक्रम का हिस्सा है। ठीक है, अब देखा जाए सही विकल्प आपको चुनना है। कौन सा विकल्प सही है? केवल पहला दूसरा सही है, पहला तीसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, 1, 2, 3 तीनों सही है। और अंतिम सवाल है निम्नलिखित में से किसे भारत की पहली LGBTQ+ राज्यसभा सदस्य बनने का गौरव प्राप्त हुआ है? किरण नदार, मेनका गुरुस्वामी, राजकुमारी अमृत कौर, या गिरिराज सिंह। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए आपको बताना है कौन सा उत्तर सही है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए इन्हीं सवालों के साथ इस वीडियो को करते हैं पर समाप्त। प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं क्लास के लिए, धन्यवाद।